हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपनी क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ऑलरेडी आपके 4 चैप्टर्स हो चुके हैं और आपको उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हैं। ठीक है। आपका 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है सी टेट का, और मैं आपको पेपर 2 की तैयारी कराती हूँ। पेपर 2 आपका एसएसटी सोशल साइंस। ठीक है। सोशल साइंस की मैं आपको प्रिपरेशन कराती हूँ। अभी हमारा क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 का हमारा और क्लास 8 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री चल रहा है, जिसका ये चैप्टर नंबर 5 है। इसमें टोटल 80 चैप्टर्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम अपना क्लास 8 का हिस्ट्री करेंगे, तो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका सिर्फ पॉलिटी वाला पोर्शन बचता है। तो मेरा टारगेट है कि इस अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर एंड तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका जितना भी सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो आपके पास जो पूरा एक तरीके से 1.5 महीना बचेगा, उसमें आपका सिर्फ रिवीजन ही होगा। आपका रिवीजन हो गया, आपकी पेडागोजी हो गई। ठीक है। आपकी जितनी भी मैराथन क्लासेस हैं या आपका जितना भी पीवाईक्यूज है, ये सब मैंने आपका नवंबर और दिसंबर के जो आपके 2 वीक्स हैं उसके लिए टारगेट किया हुआ है। तो ये आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं चाहे आप पहले भी दे चुके हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। मतलब जितनी भी जनजातीय समूह हो गए या खानाबदोश हो गए या फिर जितनी भी एक जगह सेटल हुई समुदाय थे, उनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, मैंने पीवाईक्यू की एक सीरीज कराई थी आपको 5 डेज की पीवाईक्यू कराई थी। उसमें आपका 2018 हो गया या 22 हो गया, दिसंबर का हो गया, 23 का हो गया, वो सारे जितने भी 5 आपके सेट्स पहले हुए थे सीटेट के एग्जाम के, उन सब के पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर हैं जो डिटेल में मैंने आपको वहाँ पर समझाए हुए हैं विद आंसर की, ऑफिशियल आंसर की। तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं और अपनी साथ ही साथ प्रिपरेशन उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू सॉ इन चैप्टर नंबर 2 एंड 3 एंड 4 हाउ किंगडम रोज एंड फेल। मतलब जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में, 3 में, 4 में, अब तक जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें आपने देखा है कि किस तरीके से जो आपका साम्राज्य है वो बढ़ता है और किस तरीके से वो पतन की ओर चला जाता है। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग न्यू आर्ट्स, और ये जो चीज़ें हैं वो नई नई आर्ट्स के साथ भी हुआ है, क्राफ्ट के साथ भी हुआ है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के साथ भी हुआ है। फ्लरिश्ड इन टाउन एंड विलेजेस, जो शहरों में और गांव में उभरी हैं। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। जैसे जैसे दशक आते आगे बढ़ते चलेंगे, आपका पॉलिटिकल हो गया या आपका सोशल हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, उसने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह ली है। बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। मतलब लेकिन ये जो सोशल चेंज है ये हर जगह एक जैसा नहीं है, बिकॉज क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व्ड डिफरेंटली। मतलब हर जगह की जो सोसाइटी है वो एक अलग तरीके की है, तो ये जो चेंज है ये सब जगह एक जैसा नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। ये समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस तरीके से हुआ है और क्यों हुआ है। In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. मतलब वर्ण के आधार पर ये जो सोसाइटीज हैं ये ऑलरेडी डिवाइडेड हैं। कौन कौन से वर्ण हैं आपके? 4 वर्ण हैं। पहला आपका आ जाता है ब्राह्मण, दूसरा आपका आ जाता है क्षत्रिय, तीसरा आपका आ जाता है वैश्य और चौथा आपका आ जाता है शूद्र। इन वर्णों के आधार पर ये सोसाइटी पहले से ही डिवाइडेड है। दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, जो रूल ब्राह्मणों ने प्रिस्क्राइब किए हुए थे, जो बनाए हुए थे, वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। जो बड़े बड़े राजा थे बड़े बड़े राज्यों के, उन्होंने उन चीज़ों को अपनाया हुआ था। द डिफरेंसेस बिटवीन द हाई एंड लो एंड द बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज। तो जो ऊंची जाति नीची जाति का, या जो बहुत ज़्यादा अमीर है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। और ये जो दिल्ली के सुल्तान के टाइम पे और मुगल के टाइम पे ये जो चीज़ें थी ये और भी ज़्यादा बढ़ गई।
अब आगे अगर हम देखते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपकी इमेज है ये है आपका ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी की। अब यहाँ पर है देयर वर बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज, देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल, और भी अलग अलग तरीके की सोसाइटीज थी। मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण। जो सोसाइटी थी उसमें से कुछ सोसाइटी ऐसी थी जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस अनइक्वल क्लासेस, और वो क्या अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है। सब सोसाइटीज आर ऑफ्टन कॉल्ड ट्राइब्स। इन सोसाइटीज को क्या कहा जाता था? इन सोसाइटीज को कहा जाता था आपका ट्राइब्स, मतलब जनजातीय समूह। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर united by kinship bonds. Many tribes obtain their livelihood from agriculture. बहुत सारी जितनी भी सोसाइटीज थी वो उनका जो वो खेती पर निर्भर करती थी। अदर्स वर हंटर गैदर्स और हार्डर्स, मतलब कुछ थे जो शिकार करते थे, उसके बाद उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करते थे। मोस्ट ऑफ्टन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। जिस नेचुरल एरिया में वो रह रहे होते थे उसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उनको बहुत अच्छी तरीके से यूज करते थे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ जो थे कुछ जनजातीय समूह ऐसे थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते थे, घूमते रहते थे। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड pastures jointly and divided these among its household according to its own rule। और ये जो समूह थे ये संयुक्त रूप से बनाया, ये अपनी जो जमीन हो गई या जितने भी उनके ये हो गए जानवर हो गए इन सब पर नियंत्रण रखते थे, और जो उनके वो रूल्स बनाते थे उनको अपने परिवार में डिवाइड भी करते थे। मैनी ट्राइब्स थ्राइव्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जितने भी ये ट्राइब्स हैं ये इस उपमहाद्वीप के अलग अलग जगह पर हैं। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट। ये मेनली कहाँ पर, जंगल हो गए या हिल्स हो गए, डिजर्ट हो गए, प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, जहाँ पर पहुंच पाना मुश्किल है वहां पर ये रहते थे। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। कभी कभी इनके लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा हो जाते थे जो कि बहुत पावरफुल सोसाइटीज होती थी, कास्ट के बेस पर होती थी, उनके साथ में। इन वेरियस वेज द ट्राइब रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। और अलग अलग तरीकों से ये जो ट्राइब्स होते थे ये अपनी आज़ादी को और इनके बनाए गए कल्चर को इनको अलग एक तरीके से बना कर रखते थे। बट द कास्ट बेस्ड एंड द ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। लेकिन जितने भी कास्ट बेस हो गए या सोसाइटीज हो गई या ट्राइबल सोसाइटीज हो गई ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती थी। अपनी इनकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा थी या इस तरीके की इनकी ज़रूरतें होती थी कि एक दूसरे पर निर्भर करती थी। दिस रिलेशनशिप और कन्फ्लिक्ट्स एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज। मतलब जितना भी एक तरीके से इनका रिलेशनशिप हुआ या आपस में इनका टकराव हुआ या इनकी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता हुई, यही बहुत सारे कारण हैं इन सोसाइटी को चेंज करने के लिए। अब अगर हम आगे देखते हैं तो आपका आता है हु वर ट्राइबल पीपल। ये ट्राइबल पीपल कौन होते थे? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब। अगर हम हिस्टोरियंस की बात करते हैं, इतिहासकारों ने या जितने भी ये ट्रैवलर्स हैं इन्होंने बहुत ही कम इंफॉर्मेशन जनजातीय समूह के बारे में दी है। अ फ्यू एक्सेप्शनल अपार्ट, अगर हम कुछ पार्ट को छोड़ देते हैं तो ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। तो ये जो ट्राइबल पीपल थे ये रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। लेकिन ये जो अपने कस्टम्स होते थे या जितने भी रीति रिवाज होते थे इनको बहुत अच्छी तरीके से संभालते के रखते थे। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता था। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। अब अगर हम बात करते हैं तो ये इनके ओरल ट्रेडिशन के बेस पे कुछ रिटन चीज़ें अपना लिखना इन्होंने स्टार्ट किया है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अगर हम ट्राइबल पीपल्स की बात करते हैं तो ये इस उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम। अगर हम बात करते हैं तो ये जो इन्फ्लुएंस है, एरिया है जनजातीय समूह का, ये अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज
कुछ पावरफुल ट्राइब्स थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज पर कंट्रोल किया हुआ था। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, द खॉकर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। अगर 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात करते हैं तो जो ये खोकर ट्राइब थे, जनजातीय समूह थे, इन्होंने अपना राज किया हुआ था वहाँ पर। लेकिन उसके बाद आपका घाकर सादरता है बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए। इनके जो चीफ थे कमल खान काकर, वो क्या थे, उनको मनसबदार की उपाधि दी गई थी अकबर के टाइम पर। इन मुल्तान एंड सिंध द लेंगास एंड Arguns dominated extensive region before they were subdued by the Mughals. The Balochis were another large and powerful tribe in the northwest. एक सेकेंड। जो मुल्तान और सिंध राज्य था उस पर मुगल के एक तरीके से कंट्रोल में आने से पहले उस टाइम पर आपकी लहंगाज और जो अरघुम्स, जो एक तरीके से आपकी जनजातीय समूह थे, उनका काफी अच्छा प्रभुत्व था वहां पर। एक बोलोचीज व अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो थी, ये आपका जो जनजातीय समूह था, ये नॉर्थ वेस्ट में काफी पावरफुल था। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स, और ये अलग अलग चीजों में डिवाइडेड भी था अलग अलग जगह पर। इन द वेस्टर्न हिमालयन लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ Ghadis. The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribe, जो कि नागा हो गए, आपके अहोम हो गए, एंड मैनी अदर। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक और बहुत ही शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम था आपका बलोच। ये जनजाति थी जो कि उत्तर पश्चिम राज्य पर नॉर्थ वेस्ट में काफी पावरफुल थी। ये डिवाइडेड थी मैनी छोटे छोटे कैंस में, अलग अलग मुखियाओं के अंदर जो होते थे। इन द वेस्टर्न हिमालय, अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो वहां पर एक गैडिस नाम की ये जनजाति रहती थी। द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अगर हम इस उपमहाद्वीप के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी जनजातियां थी जिनका काफी दबदबा था, जिसमें नागाज हो गए, आपके अहोम हो गए, और भी बहुत सारी जनजातियां ऐसी थी उस टाइम पर। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे, अगर हम आज के एरियाज में बात करते हैं, आज भी बहुत जगह पर बिहार और झारखंड में ये चेरो चैफ्टम्स एंड हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी। राजा मानसिंह हो गए, अकबर के फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। अगर हम 12th सेंचुरी की बात करते हैं तो उस टाइम पर, जो कि आज की डेट में बिहार और झारखंड में, उस टाइम पर वहां पर चेर समुदाय के लोगों का काफी सरदार लोग काफी आ गए थे। तो जो उनके अकबर के बहुत ही फेमस जनरल थे राजा मान सिंह, उन्होंने उनके उस समुदाय पर अटैक किया था और उनको परास्त किया था 1591 में। A large amount of booty was taken from them, उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें ली गई थी, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal force captured many Chair fortresses and subjugated the tribe. चेर समुदाय के लोगों से अच्छा खासा माल तो इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन उनको पूरी तरीके से उनको अंडर में नहीं लिया था, मतलब उनको पूरी तरीके से बंदी नहीं बनाया गया था। औरंगजेब के टाइम पर अगर जो मुगल फोर्स थी उसमें भी बहुत सारे चेर समुदाय ऐसे थे, इस तरीके की जनजातियां थी जिन्होंने कई किलों पर उनके कब्जा किया था। द मुंडाज, एक मुमताज हो गए, संतल हो गए, वर अमंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स। ये दो जनजाति हैं आपकी मुंडाज और संतल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजातियां थी। दे लिव्ड इन हिज रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, जो कि अपने क्षेत्र में रहती थी और आज की डेट में उड़ीसा और बंगाल की जगह पर काफी इस तरीके की जनजातियां आपकी पाई जाती थी। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कॉलिस, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं या कर्नाटक की बात करते हैं तो कोलिस और बेरेट्स एंड न्यूमेरियस अदर्स, और बहुत सारी जनजातियों के लिए ये उनका घर हुआ करता था। कोलिस ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात, ये जो थे ये गुजरात के भी काफी एरियाज में ये लोग रहते थे। फर्दर उसके बाद साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कोरागास, वेटर्स, मारावार्स एंड मैनी अदर्स। अगर हम बात करते हैं तो साउथ में भी बहुत इनकी जो पॉपुलेशंस थी इन जनजातियों की वो काफ़ी ज़्यादा थी।
द लार्ज ट्राइब्स ऑफ भिल्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अगर हम बहुत बड़े भिल समुदाय की बात करते हैं तो वो फैला हुआ था वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की तरफ बाय द लेट 16th century। Many of them had become settled agriculturists and some जमींदार्स। बाद में अगर हम लेट 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो बहुत सारे जो समुदाय थे वो एक तरीके से एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके थे, किसान बन चुके थे, जो लोग खेती करते थे, और कुछ जमींदार भी बन चुके थे। मैनी बिल क्लीन्स नेवरदीलेस रिमेन्ड हंटर गैदरिंग, और कुछ ने मतलब जो उनका काम था एक तरीके से शिकार करना, वो सब भी एक तरीके से उन्होंने जारी रखा था। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। अगर हम जो गोंड समुदाय की बात करते हैं तो उस जाति के लोग भी आज के डेट में काफ़ी जगहों पर मिल जाते हैं, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, और फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया। अब अगर हम आगे देखते हैं तो हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, मतलब जितने भी ये आपके खानाबदोश हो गए या एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने वाले जो लोग हो गए, ये किस तरीके से रहते थे। नोमाडिक पेस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। ये क्या करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह तक अपने जानवरों के साथ लंबी लंबी यात्राएं करते थे। दे लिव्ड ऑन मिल्क, ये किस चीज़ पर रहते थे, मिल्क पर रहते थे, या जितने भी और पेस्ट्रल प्रोडक्ट्स होते थे उनके ऊपर ये जीते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज वुल, घी एटसेट्रा, मतलब ये जो अपने जानवरों से आपका ऊन भी इकट्ठा कर लेते थे, घी भी बनाते थे, विद सम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। पेस्टोरल प्रोडक्ट्स क्या होता है, जितने भी पशुओं से आपकी चीज़ें मिलती हैं उन प्रोडक्ट्स को आप पेस्टोरल प्रोडक्ट्स कहते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज वुल एंड घी, ये वुल हो गए, ऊन हो गए, या घी को भी एक्सचेंज करते थे। आपने ग्रेन ले लिया उससे, या क्लोथ ले लिया उससे, या बर्तन ले लिए, या अलग कोई प्रोडक्ट ले लिया, इस तरीके से। आगे अगर हम देखते हैं, दे ब्रॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे ही ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे तो ये चीज़ों को खरीदते और बेचते रहते थे। ट्रांसपोर्टिंग डेम ऑन देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से जो था वो इनका एनिमल्स का ही था। द बंजारास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। जो बंजारा होते थे वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से ट्रेडर नोमैड्स होते थे। क्या करते थे कि एक जगह तक दूसरी जगह तक घूमते रहते थे और सामान को लाते ले जाते रहते थे। द कारवां वर कॉल्ड टेंडा, जो इनका एक कारवां होता था, जो इनका एक पूरा ग्रुप होता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको टेंडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसको आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, उन्होंने इन बंजारास को यूज़ किया था ट्रांसपोर्ट के लिए। उनको ग्रेन दे देते थे और वो सिटी, शहर की जितनी भी मार्केट्स होती थी उसमें उनको लेके जाते थे। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज memories that the Banjaras carried grain on their bulkers from different areas and sold it in town। वो क्या करते थे, ये जितने भी उनके ये गाय भैंस होती थी या जानवर होते थे उनके ऊपर वो कैरी करके अनाज को ले जाते थे अलग अलग एरियाज में और शहरों की मार्केट्स में उसको बेचते थे। तो ये किसने लिखा हुआ है, ये एम्परर जहांगीर ने अपनी जितनी भी मेमोरीज लिखवाई है या जितनी भी उन्होंने अपनी चीज़ें लिखवाते थे उस टाइम पर, उसमें ये लिखवाया हुआ है। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी, और ये मुगल आर्मी के लिए भी खाना इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते थे या जितनी भी मिलिट्री कैंपेन होती थी उनके उस टाइम पर। विद अ लार्ज आर्मी दे कुड बी 1 लाख कैरिंग ग्रेन। अब वो क्या होता है कि 1 लाख एक तरीके से अपने ये तरीके से होती थी जो ग्रेन को कैरी करके लेके जाते थे। अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये आपका आता है द बंजाराज, मतलब बंजाराज कौन होते थे। अब अगर पीटर मंडी की बात करते हैं, ये इंग्लिश ट्रेडर थे जो कि इंडिया आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में। उन्होंने बंजाराज को डिस्क्राइब किया है कि बंजारा कौन होते थे। इन द मॉर्निंग वी मीट अ टंडा ऑफ बंजाराज विथ 14,000, मतलब जिसके 14,000 बैल थे, उस एक ग्रुप से ये मिले। देवर ऑल लदान वर ग्रेन सच एज वीट एंड राइस, ये सारे बैल लदे हुए थे अनाज से, चावल से। दीज बंजारास कैरीज हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, ये बंजारा क्या होते थे, ये अपनी बीवी बच्चों को, अपने पशुओं को, सबको साथ में लेकर चलते थे। ये मतलब एक अगर फैमिली में काफ़ी सारे लोग होते थे। Their way of life is similar to that the carrying who continuously travel from one place to another। उनकी जो लाइफ थी उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते रहते थे। ये क्या करते थे, ये
एक जगह से जैसे कि आपने कोई सामान खरीद लिया सस्ते दामों पे, फिर आप दूसरी जगह गए हो, फिर आप उसी सामान को वहां पर उसको ज्यादा पैसों में बेच दोगे। तो इस तरीके से ये खरीदारी करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक इनका आना जाना रहता था। दे मे बी एज मैनी 600 to 700 पर्सन, ये 600 से आपका 700 लोग भी होते थे। डू नॉट ट्रेवल मोर देन, ये 6 से 7 मील से ज़्यादा एक दिन में नहीं चलते थे। उसके बाद ये जितने भी अपने बैल होते थे उनसे अपना सामान हटाते थे और उनको खुला चरने के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि उनको उस टाइम पर वहां पर पकड़ने वाला कोई नहीं था और खुली ज़मीन थी। तो ये एक बंजारा का डिस्क्रिप्शन दिया है पीटर मुंडे ने। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, मैनी पेस्टरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रॉस्पिरियस पीपल। कुछ जो ट्राइब लोग होते थे ये अपने एनिमल्स को भी बेच देते थे एक अमीर लोगों को। डिफरेंट कैस्टल ऑफ प्रिटी peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as rope, reeds, straw, matting, and coarse sacks. Sometimes mendicants acted as wandering merchants. और कुछ जो ये पशुचारी जनजातियां होती थी, मतलब जो पशुओं को चराते थे इधर उधर, ये क्या करते थे, उनको पालते पोसते थे और अमीर लोगों को बेच देते थे। कुछ अलग जातियां भी होती थी जो एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करती रहती थी। ये क्या करते थे, ये अलग अलग रस्सी बना रहे हैं या रीड्स बना रहे हैं या एक तरीके की चटाई बना रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाते रहते थे, घूमते रहते थे और उन्हें बेचते रहते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे इन जातियों में जो अलग अलग गाँव में जाते थे, कोई नृत्य दिखा रहा है, कोई एंटरटेन कर रहा है, कोई परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग शहरों में, गाँव में अपने जीवन यापन के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज करते रहते थे। इसके आगे हम देखते हैं चेंजिंग सोसाइटीज, न्यू कास्ट एंड हिरार्कीज। अब ये क्या है, एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रो, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे कि सोसाइटी में बदलाव आया या जितनी भी ज़रूरतें बढ़ी, इकोनॉमिकली लोग चेंज हुए, अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत पड़ने लगी। स्मॉलर कास्ट और जाति इमर्ज विद वर्ण, जितनी भी छोटी छोटी जातियां थी वो वर्ण के साथ इमर्ज होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपियर्ड अमंग्स द ब्राह्मण। ऑन द अदर हैंड, मतलब कुछ जो जातियां थी वो ब्राह्मणों को एक तरीके से अपियर करने लगी। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। जितने भी जनजातियां हो गई और सोशल ग्रुप्स हो गए वो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज बनाने लगे एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, और उन्हें जाति का एक तरीके से स्टेटस मिलने लगा। स्पेशलाइज्ड आर्टिशियन हो गए, स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए एंड मसून्स हो गए, वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जाति। जितने भी आपका स्मिथ हो गए, कारपेंटर हो गए, इनको अलग जाति एक तरीके से इनकी हो गई। ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों ने इनकी जाति बना दी। जाति रादर देन वर्ण बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, और जिस तरीके से वो सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी उस हिसाब से उनकी जाति को बना दिया गया। अब अगर हम आगे देखते हैं, आपका उस टाइम पर अगर देखा जाए तो वर्ण की बजाय जो एक तरीके से जाति थी वो एक समाज के संगठन का आधार बनी थी। अब डेलिब्रेशंस ऑन जाति, अगर हम ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम आगे देखते हैं, among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th century। अगर हम 11वीं और 12वीं शताब्दी की बात करते हैं तो जो क्षत्रिय थे, राजपूत थे, वो काफ़ी पावरफुल उस टाइम पर हुए। दे बिलोंग टू डिफरेंट lineages सच एज हुनस, चंडाल्स एंड चालुक्यास एंड अदर। उस टाइम पर वो काफ़ी जो कि बिलोंग करते थे अलग अलग जातियों से, तो ये काफ़ी पावरफुल उस टाइम पर हुए। सम ऑफ दीज, इनमें से जो थे कुछ, हैड बीन ट्राइब अर्लियर, इनमें से कुछ लोग पहले जनजातीय समूह के ही थे। मैनी ऑफ दीज क्लेन्स कम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, और कुछ इनमें से जितने भी इनके क्लेन्स थे वो राजपूत के द्वारा उनको रिगार्ड दिया गया, उनको राजपूत एक तरीके से बन गए थे कुछ लोग। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आ ओल्डर रूल, उन्होंने ये रिप्लेस कर दिया था पुराने नियमों को, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया में काफ़ी चीज़ों को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful state। इन्होंने क्या किया, सोसाइटी के डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इमर्ज कर दिया, रूल्स को, वेल्थ को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो एक काफ़ी उनका पावरफुल स्टेट बन सके। The rise of Rajput claims to the position of rulers set an example for the tribal people to follow। मतलब जितने भी राजपूत थे उनकी जो पोजीशंस थी उन्होंने एक रूल सेट कर दिया, जो कि जितने भी बाकी के ट्राइबल लोग थे, जनजातीय समूह के लोग थे, उन्होंने
उसको फॉलो किया, एक तरीके से एग्जाम्पल सेट उन्होंने कर दिया। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मणस के सपोर्ट के आधार पर मैनी ट्राइब्स बिकेम अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। बहुत सारे जो ट्राइब से जनजातीय समूह थे कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लासेस। मतलब जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी केवल वो ही रूलिंग क्लासेस को ज्वाइन कर पाई। आ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी, और काफी एक बड़े समूह ने लोअर जातीज जो थी उसको ज्वाइन किया। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, जितने भी पंजाब में काफी डोमिनेंट जनजातीय समूह थे, सिंध में थे या नॉर्थ वेस्ट में थे, हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइटली इजली। उन्होंने सबने क्या किया, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और वो लगातार कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते रहे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर, एक अनइक्वल था सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, जिन्होंने एक तरीके से होते हैं ना कि एक रूढ़िवादी हिंदुइज्म जो था द्वारा जो दिया गया था, एक सोशल ऑर्डर था जो कि अनइक्वल था, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज, ये जो एरियाज थे इनमें उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया गया जो कि एक रूढ़िवादी हिंदुइज्म के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था। द इमर्जेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल। जितनी भी राज्यों की उत्पत्ति हुई थी या जितने भी ये ट्राइबल पीपल थे, इनकी जो सोसाइटी में जो चेंजेस हुए थे उससे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड थी। इसमें दो एग्जांपल्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री में। इसको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। अ क्लोजर लुक, आपका एक तो हो गया गोंड समुदाय, और दूसरा इसमें आपका आ जाता है अघोम समुदाय। इन दोनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। इन दोनों के बारे में ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। होप सो आपको यहाँ तक सारा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी अगर ये आप चैप्टर्स कर लेते हैं 15 to 20 डेज में, मैं आपका ये मैंने बताया था जैसे कि मैं जल्दी से जल्दी आपका कवर करा लेती हूँ। उसके बाद जब आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज देखेंगे या जब आप मैराथन क्लासेस देखेंगे तो आपका स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगी कि हाँ ये मैंने यहाँ पढ़ा था, ये मैंने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो इस टाइम पे इनको डिटेल्स में पढ़ना इसलिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। जो लोग